नमस्कार बच्चों। इंग्लिश विद सीआर मेघवाल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर की 3 क्लास ले ली है जिसमें अपन सीक्वेंस वाइज हम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे कम किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसमें का एग्जाम्पल पढ़ा हमने। मनरेगा के बारे में पढ़ा जो 2005 के अंदर लागू हुआ था, एक्ट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी। 100 डेज का रोजगार एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर, एक ईयर में। ठीक है। और हमने ये पढ़ा केसीसी के बारे में पढ़ा, लोन के बारे में पढ़ा कि क्या क्या मिल सकता है, कैसे किसानों की आय बढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित, क्या होता है संगठित। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है ये संगठित। Clear? हम डिवाइड करते हैं सेक्टर्स कि एक तो ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। हम क्या करते हैं, दूसरी जो गतिविधि है उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं इकोनॉमी के अंदर। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। इसमें ऐसा लगता है कि सारे एम्प्लॉयड है बट उनकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग है। व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, उनके कार्य करने की क्या स्थिति है। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या उनके लिए कोई रूल्स है, नियम है या रेगुलेशंस है, विनियम है। दैट आर फॉलोड एज रिगार्डेड एज देयर एम्प्लॉयमेंट, जो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ठीक है। जैसे देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में ये समझना है। सबसे पहले मैं ये समझ कि ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि एक तो आपका गवर्नमेंट जॉब। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है आवर का, इतने घंटे ही काम करना है। फिक्स रिम्यूनरेशन होता है जो लगातार उसकी इंक्रीमेंट होता रहता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि। उनके अनुसार, सरकार के अनुसार, डीए अलाउंस, एचआर, डीए क्या होता है महंगाई भत्ता, एचआर क्या होता है घर का किराया, हाउस रेंट अलाउंस। और जब वो रिटायरमेंट हो जाता है उनको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। इसमें कर्मचारी के हितों का और उनके कल्याण किया जाता है, हितों का ध्यान रखा जाता है, वेलफेयर किया जाता है। ये होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड। जब ऑर्गेनाइज के कर्मचारी को सैलरी मिलती है तो उनका कुछ अंश वो अपना, जैसे जीपीएफ हो गया है ना, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो उस जो रुपए उसके रिटायरमेंट के समय मिलेंगे, ये सारा होता है। अगर अनऑर्गेनाइज की बात करें, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, इसके साथ ऐसे भी जॉब की बात कर रहा हूँ जो ये चीजें देखते हैं। समझ आ रहा, प्राइवेट में भी ऐसा हो सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि एक तो फिक्स रेम्यूनरेशन नहीं होता, फिक्स सैलरी नहीं होती, कोई फिक्स आवर नहीं होते, कोई घंटे नहीं है फिक्स कि भाई इतने घंटे ही काम करना है। जैसा आप देखेंगे, जैसे कोई मजदूरी में काम कर रहा है, आज किसी के जा रहा है, कल किसी के जा रहा है, कल परसों किसी के जाएगा, वो फिक्स नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज। उसकी फिक्स सैलरी नहीं है, घंटे नहीं है, उसकी कोई पेंशन का पता भी नहीं है, डीए का पता नहीं है। क्लियर। जनरल अभी ये कॉन्सेप्ट ही बना लो, आगे हम पढ़ेंगे, अभी से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लो। क्लियर। यहाँ पे कांता का एग्जाम्पल है, ये कांता है। कांता वर्क्स इन ऑफिस, कांता एक ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। वो अपनी ऑफिस में काम करती है 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। सी गेट्स हर सैलरी, वो अपनी सैलरी रेगुलरली प्राप्त करती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ समाप्त होते ही, जैसे कि मैं। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ सैलरी, सी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जीपी हो गया आपका भविष्य निधि, वो भी प्राप्त करती है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। टाटा डज नॉट, सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस कौन सा, डीए, डियरनेस अलाउंस, क्या बोलते हैं इसको,
डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता जाता है, देखो हमारे लिए जो सरकारी कर्मचारी है, 2 बार उसका महंगाई भत्ता बढ़ता है, एक तो जनवरी में, एक जुलाई में, ठीक है। और जुलाई में एक महंगाई भत्ता बढ़ता है, एक इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। ये जनरली कितना परसेंट होता है? 2 से 3% होता है, कभी कभी 4% भी बढ़ता है अपने बेसिक का। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज। कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती, छुट्टी होती है उसकी। दिस इज ए पेड हॉलीडे। और फिर भी उसको हॉलीडे का क्या मिलता है? पेड मिलता है, भुगतान मिलता है उसको। व्हेन शी ज्वाइंड वर्क, जब वो कार्य करती है, जब उसने ज्वाइन किया कार्य, शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। उसमें सारी कंडीशंस बताई गई कि ये ठीक। उसी तरह दूसरी तरफ क्या है? कमल इज कांताज नेबर। कमल कांता का पड़ोसी है। ही इज ए डेली वेज लेबरर, वो दैनिक मजदूरी वाला है, श्रमिक है। इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान पर, ये किराने की दुकान है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, वो 7:30 बजे सुबह जाता है। एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग, शाम को 8 बजे तक कार्य करता है, मतलब कांता से ज्यादा करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, अपनी मजदूरी के अलावा उसे कोई भी अलाउंस नहीं मिलता, कोई भी भत्ता नहीं मिलता। ही इज पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, जिस दिन वो नहीं जाता दुकान पर, उस दिन का उसको सैलरी नहीं मिलती, उसका वेतन में से काट लिया जाता है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। ही हैज देयर फॉर नो लीव, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती संडे की तरह। और पेड हॉलीडेज ने उससे हॉलीडेज का भुगतान किया जाता है। नॉर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग, उसे कोई लेटर नहीं दिया गया ज्वाइनिंग लेटर के आ जाओगे, ठीक है। ही हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, वो किस में कार्य कर रहा है? शॉप में काम कर रहा है। ही कैन बी आस्क, उसे पूछा जा सकता है। टू लीव, उसे कहा जा सकता है कि छोड़ने के लिए, एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, अपना जो दुकान वाला है वो कह सकता है कि भाई कल से मत आना। लेकिन जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, या किसी पीएसयू के, पीएसयू मतलब पब्लिक जो है, सार्वजनिक कोई उपक्रम है, उसके अगर आप कर्मचारी बन जाएंगे, तो आपको कोई भी 60 साल से पहले नहीं कह सकता कि आप जाओ घर पे। लेकिन आप किसी दुकान पर रहोगे तो आपको कह देंगे भी कल से मत। ये होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। क्या समझ में आएगा? डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशंस ऑफ बिटवीन कांता एंड कमल? क्या आपने देखा कमल और कांता के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? कि वर्क ऑफ कंडीशन, कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन जो वर्क की कंडीशन है उसके बारे में देखा है क्या? बहुत ज्यादा। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता किसमें काम करती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। याद रख लेना है ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में, इसमें फिक्स रिम्यूनरेशन, ठीक है, फिक्स सैलरी, हॉलीडे का भी भुगतान है ना, संडे को छुट्टी, फिक्स टाइम टेबल, जीपीएफ है ना, और डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआर अलाउंस। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, कोई फिक्स सैलरी नहीं, हॉलीडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं संडे को, ठीक है। जिस दिन आप काम पे जाओ उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ये होता है ये ऑर्गेनाइज, और ये ऑर्गेनाइज, ये समझ लेना। इसमें अपॉइंटमेंट लेटर होता है, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। इसमें आप ये, इसमें एम्प्लॉयर नहीं कह सकता है कि आप चले जाओ कल से मत आना। इसमें कह सकता है भाई घर पे रेस्ट करने का नाम दूसरा, ऐसा नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दो एंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एंटरप्राइजेज आते हैं, वो उपक्रम आते हैं, और या प्लेसेज ऑफ वर्क, वो कार्य के स्थान आते हैं, वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर रोजगार की कुछ शर्तें होती है, आर रेगुलर, वो नियमित होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज में जो लेबर है, जो भी कार्य करता है व्यक्ति, वो क्या होता है? परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। इसमें परमानेंट नहीं होता है, इसमें टेम्पररी। एंड देयरफॉर, इसीलिए पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, इसीलिए लोगों को वो वर्क क्या करता है? इश्योर, वो लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि ज्यादा लोग सरकारी जो नौकरी है उसके पीछे क्यों भागते हैं, उसका मतलब ये है। इतना कंपटीशन क्यों बढ़ गया है, उसका रीजन दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं एंटरप्राइजेस, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज।
और उनके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, रेगुलेशंस, कुछ विनियम होते हैं, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जो विभिन्न प्रकार के कानूनों में दिए गए हैं। सच जैसे इज द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट है फैक्ट्रियों के लिए। मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी एक्ट, कि भाई जो भी प्राइवेट संस्थान है उसको इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे फिक्स कर दिया कि भाई 400 रुपये या 500 रुपये ये मिनिमम वेज है, अगर किसी आदमी को वहां पे रखते हो तो वो मिनिमम वेज है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जब उसकी ग्रेचुइटी हो जाएगी, मतलब लास्ट में रिटायरमेंट के समय, वो शॉप्स, दुकानों एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये वगैरह कुछ एक्ट बने। अगर ये एक्ट के अनुसार कोई काम कर रहा है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्योंकि उनको लाभ मिल रहा है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज, इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज, बिकॉज क्योंकि इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, क्योंकि इनकी कुछ प्रक्रिया। सम ऑफ दिस पीपल, इनमें से कुछ लोग, मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, कुछ लोग होते हैं जो किसी के अधीन कार्य नहीं करते बट वो अपना खुद का कार्य करते हैं। बट लेकिन दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स, लेकिन उनको खुद को रजिस्टर करना ही पड़ता है विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ में, एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी सरकार का जो रूल्स है, नियम है और विनियम है, वो उनको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना ही। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एंजॉय, वो आनंद लेते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके एम्प्लॉयमेंट की क्या सिक्योरिटी, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। इसमें क्या रहती है? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहती है ऑर्गेनाइज में, क्योंकि इसमें कभी भी नहीं कह सकता 60 साल से पहले कि आप घर जाओ, अपनी इच्छा से खुद कह सकता है कि मुझे काम नहीं करना। लेकिन अनऑर्गेनाइज में ये एम्प्लॉयर जो है, जो आपको रोजगार प्रदाता है, रोजगार देने वाला है, वो कभी भी कह सकता है कि जाओ। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, वो लोग क्या करते हैं, उनको कुछ ही घंटे फिक्स नंबर है। जैसे अभी में हमारी स्कूल का टाइम है 10 AM से 4 PM, ठीक है, तो कोई हमें ऐसे नहीं कह सकता कि भाई 5 बजे के बाद में काम करो, 8 बजे तक काम करो, मुझे वो हमारी इच्छा है। इफ दे वर्क मोर, अगर वो ज्यादा काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, कि अगर वो ज्यादा काम करते हैं तो फिर एम्प्लॉयर उसे क्या देगा? पैसा देगा। लेकिन आपको अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं मिलेगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, वो लोग और भी बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं अपने एम्प्लॉयर से, अपने रोजगार प्रदाता से। क्लियर? व्हाट आर द दीज बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स क्या होते हैं? दे गेट पेड लीव, उनको छुट्टी मिलती है, छुट्टियों का भी भुगतान होता है। क्लियर? पहला ये ध्यान रखना रोजगार के लाभ। एक तो ये ऑर्गेनाइज में क्या है? फिक्स रिम्यूनरेशन, बढ़ता जाता है इंक्रीमेंट, अलाउंसेस, और एक सिक्योरिटी होती है, परमानेंट होते हैं वो, और उनको छुट्टियों का भी पेमेंट मिलता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये प्रोविडेंट फंड पहले हमने पढ़ लिया था, ठीक है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, उनको मेडिकल लीव भी मिलता है जब किसी की लग जाती है या फिर बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो अपने काम पर नहीं आता है, फिर भी उन दिनों का उसे क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। ये होता है इसका फायदा। अगर हम किसी प्राइवेट की जगह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करें तो भाई साहब, अगर हम बीमार हो जाते हैं, 10 दिन अपसेंट रह जाते हैं, तो आपको 10 दिन का वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऐसा। अंडर द लॉज, इन नियमों के अनुसार, द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है उसे ये फैसिलिटीज, ये सुविधा इंश्योर करनी पड़ती है, सुनिश्चित करनी पड़ती है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाला होना चाहिए फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में आप देखेंगे पोल्यूशन ज्यादा होता है, वहाँ पे पानी भी कहीं कहीं गंदा मिलता है, लेकिन पीने के लिए क्या सही होना चाहिए? वाटर चाहिए होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। व्हेन द रिटायर, और जब वो लोग जो काम करते हैं वो रिटायर हो जाते हैं,
these workers get pension as well, वो भी क्या करते हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं, जिसमें पेंशन मिलती है, बुढ़ापे का सहारा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही कर सकता है, प्राइवेट वाले नहीं कर सकते पेंशन का, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक इसके विपरीत, कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम उसकी विशेषता बता सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे होते हैं और स्कैटर्ड, विस्तृत, जो फैले हुए होते हैं, यूनिट्स, इकाइयों में फैले हुए होते हैं, which are largely outside the control of the government, जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। गांव के अंदर देखेंगे, शहरों के अंदर देखेंगे, जो शॉप्स होती है, जो ठेले वाले होते हैं, जो होटल होती है, वो गवर्नमेंट के नियमों से नहीं बंधे हुए होते हैं। These, there are rules and regulations, वहां पे रूल्स तो होते हैं अपने खुद के, नियम भी होते हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन फॉलो नहीं किए जाते हैं। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, जॉब्स जो काम करते हैं उनको बहुत ही कम भुगतान किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है, नॉट रेगुलर, इरेगुलर, मतलब अनियमित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि महीने की 1 तारीख को पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट वाले जो भी होते हैं, अनस्केटेड होते हैं, वो 1 तारीख को नहीं करते हैं। वो उस कर्मचारी को कह देते हैं कि भाई अगले महीने लेना, अगले महीने ले लेना, इसीलिए। लेकिन गवर्नमेंट का जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का नियम है कि एंड ऑफ द मंथ, जैसे ही महीना खत्म हुआ, वो आपके अकाउंट में सैलरी डाल देते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, वहां पे ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं होता, कोई भी व्यवस्था नहीं होती। पेड लीव, हाँ, पेड लीव का भी प्रोविजन नहीं होता, छुट्टियों का भुगतान नहीं होता, हॉलीडेज का भुगतान नहीं होता, लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा, अगर आप बीमारी हो जाए, आपके अंदर सिकनेस आ जाए, तो भी आपको छुट्टी नहीं मिलती, अगर छुट्टी मिलती है तो विदाउट सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, ये सबसे बड़ी बात, उसमें क्या थी, सिक्योरिटी थी एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे सिक्योर नहीं है। पीपल कैन बी आस्क्ड, लोगों को कहा जा सकता है टू लीव, छोड़ने के लिए, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण बताए आप क्या कर सकते हैं, आपको बाहर निकाला जा सकता है। When there is less work, जब वहां पे कम काम हो, such as during some seasons, कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं, some people may be used, some people may be asked to leave, कुछ लोगों को कहा जा सकता है भी कल से मत आना, कल आपकी जरूरत नहीं, जैसे कहीं मकान बन रहा है, ठीक है, वहां पे आज तो क्या है, आज छत डाल रहे हैं तो 20 आदमी की जरूरत है, लेकिन कल तो पूरी हो जाएगी, तो जो 10 आदमी पहले काम करते थे उन्हीं को बुलाएंगे, 10 आदमी को क्या कहेंगे, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। हमारी बात, अलॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉय, बहुत ज्यादातर लोग निर्भर रहते हैं किस पर, विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी इच्छा पर। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs, such as is selling on the street or doing repair. ज्यादातर लोग इस सेक्टर में ही ऑर्गेनाइज है, एम्प्लॉयड है, इसमें ही एम्प्लॉयड कर है, रोजगार प्राप्त करते हैं, ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, अपने अपने छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, जैसे सड़कों पर कुछ माल बेचना, और या डूइंग रिपेयर वर्क्स, या फिर मिस्त्री का काम करना, मरम्मत का करना। सिमिलरली, ठीक उसी तरह, फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, जैसे किसान अपने खेत पर काम करते हैं, एंड द हायर लेबरर्स, वो जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको हायर करते हैं अपने खेत के लिए, एज एंड व्हेन दे, जब उनकी जरूरत होती है। हम फार्मर्स होते हैं, जब हम खेत में निराई गुड़े करते हैं, मतलब निनाण करते हैं, तब हम 3-4 आदमी मंगवाते हैं, ठीक है, काट कटाई करने पर, बीच में तो नहीं करते, तो बीच में एम्प्लॉय हम नहीं देते हैं, क्लियर। अब आता है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
कि हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे करें उनको प्रोटेक्ट करने, क्योंकि उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, वो किस में काम करती है, अनऑर्गेनाइज में काम करती है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो बहुत कम है। हाँ, उपक्रम में जो सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसी फैक्ट्रियां जो सरकारी से जुड़ी, वो कम है। ज्यादातर तो लोग किस में, अनऑर्गेनाइज में। तो उनका भी तो राइट्स है, उनके भी जो अधिकार है, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट साउट आउट। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज, वो बहुत ही जॉब्स ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग, ज्यादातर लोग हैं, उससे पीछे रह जाते हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी सोन। इसका कारण है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रोजगार के अवसर है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी सोन, बहुत ही धीरे से फैल। आप देखो आज कि मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे हमारे पहले सेकंड ग्रेड की भर्ती आती थी तो लमसम 12,000 13,000 वैकेंसी पर आती थी। आज अभी 2024 की भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड आरपीसी करवा रही है, वो मात्र 2100 पोस्ट पर है। अब देखो, यहाँ पॉपुलेशन कम थी, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ रोजगार, पॉपुलेशन कम लेकिन रोजगार ज्यादा, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा, रोजगार। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत ही आम बात हो गई, ये कॉमन बात हो गई है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज है, वो किसके अंदर मिल रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज। कुछ ऐसे लोग होते हैं एंटरप्राइजेज के, जो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं टू इवेड टैक्सेस। टैक्स को क्या करते हैं, वो छुपाते, टैक्स देते नहीं, एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज, और इनकार करते हैं कानूनों का पालन करने, दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स, जो लेबरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे कानून जो श्रमिकों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कंपनियां, वो फैक्ट्रियां उन कानूनों को फॉलो। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब। ये कारण होता है कि ज्यादातर वर्कर्स को जबरदस्ती कहाँ ठूसा जा रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स के अंदर, which pay a very low salary। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत ही कम सैलरी देते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। नॉट पेड ए फेयर वेज, उनको उचित मजदूरी नहीं मिलती। देयर अर्निंग्स, उनकी कमाई आर लो, बहुत ही कम होती है। एंड नॉट रेगुलर, नियमित होती है, नियमित नहीं होती है। These jobs are not secure, उनके जॉब भी सिक्योर नहीं होते हैं। एंड दे हैव नो अदर बेनिफिट्स, उनको कोई भी बेनिफिट्स। Who are these vulnerable people who need protection? जो लोग वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब होता है, आज एक महीने इस फैक्ट्री में काम किया, कल इसमें किया, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं दिया टाइम पर, इसने काम बहुत करवाया तो ये छोड़ के यहाँ चला गया, इसने भी यही किया, फिर ये तीसरी में चला गया, ये उसकी जिंदगी होती है। इसको बोलते हैं वल्नरेबल, भ्रमण करने वाले। और उनको क्या जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन की, संरक्षण की जरूरत पड़ती है। इन द रूरल एरियाज, गाँव के अंदर आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। गाँव के अंदर देखेंगे तो आपको लैंडलेस मिलेंगे, भूमिहीन एग्रीकल्चर लेबरर्स मिलेंगे। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मिलेंगे। स्मॉल मतलब छोटे श्रमिक, लघु किसान मिलेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, ठीक है, जहाँ पे जमीन का टुकड़ा बहुत ही कम होता है। शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स मतलब जो, जैसे आप ठेके पर, ठेका पद्धति पर लेते हैं, फिर वो कह देते हैं कि 5वीं पांति, 6ठी पांति, उसको बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स। जो शेयर क्रॉपर्स के आधार पर खेत किसी का संभालते हैं। जैसे हम आपका खेत संभाल लेंगे, हमें कौन सी चाहिए, 5वीं पांति, 5वां शेयर चाहिए,
छठा शेर चाहिए, चौथा शेर। एंड आर्टिसन, और कलाकार, कारीगर, जैसे वीवर बुनने वाले, ब्लैक स्मिथ लोहार, कारपेंटर जो खाती लकड़ी का काम करता है, एंड गोल्ड स्मिथ सोना। Nearly 80% of rural household in India are in small and marginal farmer category. आप अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो गांवों के अंदर है वो 80% लोग कौन सी कैटेगरी के किसान हैं? स्मॉल और मार्जिनल। याद रखना है 30% जो किसान है वो बहुत ही बड़े किसान है। आप गाँव के अंदर देखेंगे लमसम 80% लोगों के पास लगभग 1 से लेकर के 15 बीघा तक जमीन है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप कई के किसान 20% देखेंगे जिसके पास 100 बीघा जमीन, 150 बीघा जमीन, किसी के पास 200 बीघा जमीन, किसी के पास 80-90 बीघा जमीन, ये मिल जाएंगे। ये 20% लोग हैं। देखना, कंपेरिजन करना। These farmers need to be supported through advocate facility for timely delivery of seeds. इन किसानों को सपोर्टेड किया जा सकता है, इनको सहायता दी जा सकती है, किसके द्वारा? एडवोकेट फैसिलिटी, पर्याप्त सुविधा देकर के कि सीड्स की क्या हो, डिलीवरी हो, सीड्स उन लोग किसानों को मिल जाए टाइमली, समय। एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाए, कृषि से संबंधित जो भी है, क्रेडिट ऋण मिल जाए, स्टोरेज मिल जाए उनको, स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाए, और मार्केटिंग आउटलेट्स, उनको मार्केटिंग करनी है अपना जो क्रॉप्स है वो निकलने के बाद बीज कहाँ मतलब उनको देना है। जैसे एक ही जाते हैं, जैसे आपकी पान मेथी का आपके पास होता है तो आपको नागौर जाना पड़ता है, तो पास में है। ये अगर मंडी या नागौर में ना होकर के कहीं जोधपुर जयपुर में होती तो आपको ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता है, नहीं आता? उसी तरह यार, देखा क्या? चलो पहले ये पढ़ लेते हैं ना, ये बीच में रह गया कहीं। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. 1990 से ऐसा आम बात देखने को लग रही है कि बहुत सारे एक ज्यादातर संख्या में जो वर्कर्स है वो लूजिंग कर रहे हैं देयर जॉब्स, वो अपने काम से हाथ धो बैठ रहे हैं, अपने उसको काम नहीं मिल रहा इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। These workers are forced to take up jobs in unorganized sector with low earnings. उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम लेना पड़ रहा है with low earnings, छोटी कमाई फिर भी। Hence, besides the need of more work, there is also a need for protection. हाँ, आपको अगर ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, काम जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा काम की जरूरत है, लेकिन वहां पे भी उसकी भी जरूरत है, किसकी? प्रोटेक्शन की। एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, उन लोगों को सपोर्ट कैसे किया जाए, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया, ये बीच में पैराग्राफ रख गया था। इन द अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स, ज्यादातर किस प्रकार के वहां पे वर्कर्स होते हैं? श्रमिक होते हैं। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग होते हैं वो। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जो भवन निर्माण में काम करते हैं। कैजुअल वर्कर्स मतलब एक दिन जाना, 2 दिन इधर चले जाना, 3 दिन इधर चले जाना, वो। ट्रेड, व्यापार में, इन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट में भी है, ड्राइवर है, कुछ कंडक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ हेल्पर है। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला लगाते हैं। हैंड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, जो गारमेंट मेकर मतलब जो कपड़े की दुकान लगाते हैं, कपड़ा बनाते हैं वो। रेग पिकर्स, जो जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं, वो उठाते हैं, कचरा बीनने वाले। Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of out. जो लघु उद्योग में काम करने वाले उनको भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट सपोर्ट की, सरकार की सहायता की, फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। उनको भी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है और उनके मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है कि उनका माल भी मार्केट में जाए। The casual workers in both rural and urban areas need to be protected.
जो कैजुअल वर्कर्स है, जो कभी कभी जाने वाले हैं, इन बहुत रूरल एंड अर्बन जो छितरे हुए लोग हैं, उनको रूरल और अर्बन एरिया में नीड टू बी प्रोटेक्टेड, उनका भी संरक्षण किया जाने की आवश्यकता है। We also find that majority of workers from scheduled castes, ये भी पाते हैं कि ज्यादातर जो मेजोरिटी है, श्रमिक ज्यादातर है, वो किसकी कास्ट के हैं? शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज, पिछड़े वर्गों से आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लेबर कहाँ से है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड कौन सी है? ओबीसी। अदर बैकवर्ड क्लास एक होती है एसबीसी, क्या नाम है इसका? स्पेशल बैकवर्ड। फाइंड themselves इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ज्यादातर किसमें काम करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, वो अनियमित वेतन करने और कम वेतन करने के अतिरिक्त these workers also face social discrimination, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इन लोगों को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरी तो कम मिलती ही मिलती है, ठीक है, वो किसका सामना करते हैं? भेदभाव का सामना करते हैं। जिस पर भी वो काम करने जाते हैं, तो पानी पीने के लिए अलग, खाना खाने के लिए अलग, चाय पीने के लिए भाई साहब डिस्पोजल। ये बहुत ही गंदा तरीका है इस समाज का। SC ST ओबीसी, जहाँ पे जिस जाति का डोमिनेशन है, जो जिस क्षेत्र में जो जाति डोमिनेट करती है, उस जाति की पॉपुलेशन ज्यादा है। डोमिनेट का मतलब होता है जिस कास्ट का, जिस कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करती है? उस समाज के अंदर वो जाति डोमिनेट करती है, उस जाति की ही पॉलिसी उस समाज में चलती है, और वही क्या करती है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन करती है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इज thus necessary for both economic and social development। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाना और सपोर्ट किया जाना बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है। इसके लिए उनके आर्थिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सामाजिक आवास विकास मतलब उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, और इकोनॉमिक में क्या है? उनको लो सैलरी नहीं दी जाए। क्लियर? इसके आगे बढ़ेंगे अपन, जो नेक्स्ट क्लास में है वो पढ़ेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर।